तो अभी तक हमने जाना कि जो भी हम अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ करते हैं उसे हमें कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम कंसिस्टेंटली नहीं फॉलो करते हैं तो उसे हमें चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग तीसरी बैलेंस शीट पब्लिश करके दुनिया को बताना पड़ेगा। पर जब आप इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि अगर आप पहली बार रिवोल्यूशन मॉडल अप्लाई करते हैं तो ये इस तरीके से मान सकते हैं कि ये पहली बार अप्लाई कर रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी रिवोल्यूशन मॉडल की। क्या फ़र्क पड़ेगा किसी की ज़िंदगी में अगर हम पहले कॉस्ट मॉडल यूज़ करते थे और अब ये फैसला लेते हैं इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तहत कि आज के बाद हम रिवोल्यूशन मॉडल अप्लाई करेंगे। और स्टैंडर्ड को जाके ध्यान से पढ़ा तो वहाँ लिखा हुआ था इसे कंसिडर किया जाएगा जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी पहली बार लागू कर रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा किसी की ज़िंदगी में? पहला ख्याल आएगा कि हमने कॉस्ट मॉडल से रिवोल्यूशन मॉडल पे मूव किया है तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाना चाहिए, और तीसरी बैलेंस शीट पब्लिश होगी। जब अकाउंटेंट से बात की तो बिफर गया कि ये क्या बात हुई, 50 साल से कंपनी चल रही है, कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं, कैसे मैं पीछे जाके इतना बड़ा बदलाव लेके आऊँगा, और पता है कितना खर्चा आने वाला है इस प्रक्रिया में। तो हमने कहा कि ये तो बात जच नहीं रही है, चलो रहने दो, कॉस्ट मॉडल ही यूज़ करते हैं, क्यों हम रिवोल्यूशन मॉडल पे जाएं। अब ISB ICI भी समझदार हैं, वो ये कतई नहीं चाहेंगी कि कोई खर्चों की वजह से इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लागू ना करें और वो रिवोल्यूशन मॉडल पे ना मूव करें। कई बार लोन की भी ज़रूरत होती है, बैंक के पास गए तो बैंक ने कहा कि हम आपको लोन नहीं दे सकते। अरे हमने कहा हमारा जो एसेट है वो 80 करोड़ का है। उन्होंने कहा बैलेंस शीट दिखाइए, बैलेंस शीट में 5,000 रुपये का दिखाई दे रहा था। अब चाहे ना चाहे मजबूरी में हमें रिवोल्यूशन मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा, पर ये रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन आड़े आ रहा है, इसका क्या करें? तो बड़ी ही समझदारी से इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कह दिया गया कि अगर आप कॉस्ट मॉडल से रिवोल्यूशन मॉडल पे जाते हैं उसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा, उसे नई अकाउंटिंग पॉलिसी के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा। और आप रिवोल्यूशन मॉडल पहली बार जब अप्लाई करेंगे आपको ये तीसरी बैलेंस शीट नहीं पब्लिश करनी पड़ेगी और नई अकाउंटिंग पॉलिसी रिवोल्यूशन मॉडल की आप लागू कर सकते हैं, और उसके बाद फ्यूचर में आपका रिवोल्यूशन मॉडल ही रहेगा। पर ध्यान रहे, एक बार आपने कॉस्ट मॉडल से रिवोल्यूशन मॉडल पे जाने का फैसला ले लिया फिर ज़िंदगी भर आप वापस नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि आप कभी भी प्रूव नहीं कर पाएंगे कि कॉस्ट मॉडल एक बेहतर प्रेजेंटेशन देता है रिवोल्यूशन मॉडल से। इसीलिए इंडिया 16 कहता है कि आप आइए तो सही, एक बार आपने कॉस्ट मॉडल से रिवोल्यूशन मॉडल पे मूव कर लिया उसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप वापस जा सकें। इसलिए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मुद्दा ही नहीं है। तो यहाँ पे एक छूट दे दी गई कि आप इसे नई अकाउंटिंग पॉलिसी की तरह ट्रीट कर सकते हैं और हमारी अकाउंटिंग कंसिस्टेंट मानी जाएगी। बट अगर हम चेंज करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि जो फीफो मेथड हमने यूज़ किया था वो ठीक नहीं लग रहा, हम वेटेड एवरेज यूज़ करना चाहते हैं, या उल्टा भी हो सकता है कि वेटेड एवरेज यूज़ कर रहे थे हम फीफो यूज़ करना चाहते हैं, उस केस में इसे मेजरमेंट बेस का चेंज मानकर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा और तीसरी बैलेंस शीट पब्लिश की जाएगी। मैं करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर के लिए वही एग्जाम्पल यूज़ करना चाहूँगा जो मैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, ताकि हमें समझ आ सके कि दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है, सिमिलर है। तो कब चेंज कर सकते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी? जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है। क्या मैं वॉलंटरीली चेंज कर सकता हूं? हाँ, कर सकते हो, अगर ये बेहतर प्रेजेंटेशन देता है और आप प्रूव कर सकते हो कि इसकी वजह से बेहतर प्रेजेंटेशन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिलेगी, तो मैं ये बदलाव ला सकता। तो अगर किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आने से या बदलाव के आने से ये चेंज हमें करना पड़ेगा, तो जाके देखते हैं क्या उन्होंने कोई ट्रांजिशनल प्रोविजन दिए हैं इस बदलाव को लाने के लिए। अगर उन्होंने कोई ट्रांजिशनल प्रोविजन दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो हमें बताएंगे कि मॉडिफाइड रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आप कर सकते हो, फुल रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आप कर सकते हो। वो हमें तरीका बताएंगे कि अगर आप पहली बार इंड AS 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स अप्लाई करते हो, इंड AS 18 रेवेन्यू को हटाकर, इंड AS 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को हटाकर, तो क्या करना पड़ेगा? तो ट्रांजिशनल प्रोविजंस में गाइडेंस दी जाएगी कि आप इस तरीके से इसे कर सकते हो। अब तीसरी बैलेंस शीट पब्लिश करो,
आप क्यूमुलेटिव इफेक्ट ओपनिंग में दे दो या सिर्फ करंट कंपैरेटिव पब्लिश करो, क्यूमुलेटिव इफेक्ट कंपैरेटिव की ओपनिंग में दे दो, अलग अलग तरीके से हमें ट्रांजिशनल प्रोविजन दिए जाएंगे, जिसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करेंगे। बट अगर ट्रांजिशनल प्रोविजन नहीं दिए गए तो क्या करें? तो हमारे पास एक ही चारा बचता है, अप्लाई द इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली। ऐसे करेंगे अकाउंटिंग जैसे सदा से वही अकाउंटिंग कर रहे थे। ट्रांजिशनल प्रोविजन नहीं दिए गए हैं, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं डेवलप हुआ है, हम वॉलंटरीली रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मजा लेना चाहते हैं। हमारी नीयत सही है कि हम चाहते हैं कि फेयर प्रेजेंटेशन हो। बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए हम ये बड़ा कदम उठा रहे हैं, जिसकी वजह से खर्चा भी होगा, पर हम यूजर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आगाह करना चाहते हैं कि अगर मैं इस तरीके से अकाउंटिंग को पेश करूं तो आपको फ़ायदा होगा। तो यूज़र भी इस चेंज को वेलकम करेगा, खर्चे को होने देगा और खुशी महसूस करेगा कि ये कंपनी बेहतरी के लिए सोच रही है। तो वॉलंटरी चेंज के बेसिस पे भी हमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही लाना पड़ेगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब है मैं ऐसे अकाउंटिंग करूंगा जैसे सदा से ही वही अकाउंटिंग कर रहा था। अगर मैं वेटेड एवरेज यूज़ कर रहा था और मैं फीफो में बदलाव लाना चाहता हूं तो मैं ऐसे अकाउंटिंग करूंगा जैसे मैं सदा से ही फीफो यूज़ कर रहा था। अब आप सदा से ही फीफो यूज़ कर रहे थे तो आपको पीछे जाके जिस दिन पहली बार आपकी बुक्स में इन्वेंट्रीज़ का आगमन हुआ था उस दिन आपने क्या पॉलिसी चूज़ की थी, उस दिन वेटेड एवरेज थी। अब आप फीफो यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे बिहेव करना पड़ेगा जैसे पहली बार अगर आप फीफो यूज़ करते तो उसकी उस साल क्या वैल्यू होती, बैलेंस शीट में क्या फिगर आपकी इन्वेंट्रीज की प्रेजेंट होती, उससे अगले साल क्या होती। पीछे जाके इस तरीके से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी जैसे हम सदा से ही फीफो यूज़ कर रहे थे, और इन नंबर्स को कैरी फॉरवर्ड करके रीकैलकुलेट करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट दे रही है, क्या ये सभी सालों को इम्पैक्ट कर रही थी, जो पीछे के साल गुजरे उन सभी सालों को इम्पैक्ट कर रही थी। तो हमें क्यूमुलेटिव इफेक्ट देना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। जो तीसरी बैलेंस शीट पब्लिश करेंगे उसके रिटेन अर्निंग्स के अगेंस्ट, रिटेन अर्निंग्स में एडजस्ट करेंगे जो भी आइटम कम या ज़्यादा करना है, वो आइटम एसेट का हो सकता है, लायबिलिटी का हो सकता है, जो कम या ज़्यादा करना है उसे कम या ज़्यादा करके उसका जो इफेक्ट है वो रिटेन अर्निंग्स के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। क्या कोई छूट है? अगर मैं ना जा पाया इतनी दूर जितनी दूर आप चाह रहे हैं कि ऐसे अकाउंटिंग करूं जैसे सदा से ही वही अकाउंटिंग कर रहा था, पिछली बार बाढ़ में मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स बह गए थे और जो बचे हैं वो पिछले 4-5 साल के ही बचे हैं, उससे पहले के सारे बही खाते जिस स्टोर रूम में रखे गए थे वो पानी में बह गया। अब चाह कर भी आप रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं कर सकते। ऐसा कोई वैलिड रीजन है आपके पास जो आप दर्शा सकते हैं ऑडिटर्स को, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कि इन कारणों की वजह से मैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं कर सकता हूं, तो आपको छूट भी दी जा सकती है कि आप वहां तक कर दीजिए जहां तक प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इम्प्रैक्टिकेबल है, आप नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से प्लीज़ बैलेंस शीट की पब्लिशिंग डिले ना करें और आगे बढ़ें और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अप्लाई करें और प्रेजेंटेशन कर दें।